हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सातवाहन वंश के विषय में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कर्ण वंश के विषय में पढ़ाया था और वहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत में कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश का उदय होता है। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर सातवाहन वंश की जो उत्पत्ति और विकास के विषय में बात करेंगे कि जो सातवाहन वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और इस वंश का विकास कैसे हुआ, कहाँ से दोस्तों सातवाहन आए थे और सातवाहनों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो आज हम कंप्लीट इस वीडियो पढ़ेंगे और आज के वीडियो में दोस्तों हम जो भी सातवाहन वंश के शासक हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, चाहे वो दोस्तों आपके सेवक हों, चाहे ये कृषि सातकर्णी हों, चाहे दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी हों। तो आज हम कंप्लीट सातवाहन शासकों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम अगर बात करें सातवाहनों की, तो भारत में कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश का आगमन होता है। जैसे ही दोस्तों कर्ण वंश का पतन होता है तो कर्ण वंश के बाद और सातवाहन वंश का आगमन होता है। अब दोस्तों जब भारत में कर्ण वंश होता है तो कर्ण वंश के शासक जब मगध की गद्दी पर बैठते हैं तो उसमें से जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवहूति। तो देवहूति दोस्तों कर्ण वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या कर देता सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? तो सातवाहन वंश की स्थापना करता है सिमुक और सिमुक हत्या कर देता है देवहूति की और यहाँ पर एक नए वंश का उदय होता है और जिसका नाम दोस्तों होता है सातवाहन वंश। और ये दोस्तों सातवाहन वंश जो होता है, इसके जो राजा होते हैं वो 450 सालों तक राज करते हैं। तो जब दोस्तों कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है तो सातवाहन वंश 450 सालों तक राज करता है। इसके पहले हमने इसके पिछले वीडियो में जब कर्ण वंश के विषय में बात किया था तो कर्ण वंश के जो भी शासक होते हैं वह बहुत ही छोटा टर्म होता है और कर्ण वंश में कोई दोस्तों महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी कि जिसके बारे में आपको बताया जा सके। कर्ण वंश बहुत ही छोटा वंश था। ये दोस्तों करीब 20 से 30 सालों का वंश था और ये इसमें कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी जिसके बारे में आपको बताया जा सके। तो जब दोस्तों भारत में सातवाहन वंश आते हैं तो सातवाहन वंश अब ये 450 साल तक राज करेंगे। तो सातवाहन जो राजा होते हैं तो अब ये 450 सालों तक राज करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि सातवाहनों का अर्थ क्या होता है, तो अगर हम दोस्त सातवाहन क्या होते हैं, जो सातवाहन शब्द है इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि सातवाहन आखिर क्या होते हैं इसके बारे में बात करें तो दोस्तों सातवाहनों का अर्थ होता है, एक किताब है दोस्तों ये अभिधम्म चिंतामणि। तो अभिधम्म चिंतामणि में कहा गया है कि जिसे सुखदायक वाहन प्राप्त हो। तो अभिधम्म चिंतामणि में सातवाहनों के बारे में कहा गया है कि जिसे सुखदायक वाहन प्राप्त हो उसे सातवाहन कहा जाता है। तो जो किताब अभिधम्म चिंतामणि है उसमें कहा गया है कि जिसे सुखदायक वाहन प्राप्त हो उसे सातवाहन कहा जाता है। एक और किताब है उसका नाम है दोस्तों कथा सरस सागर। इसमें कहा गया है कि जो सातवाहन शासक थे तो इनकी जो उत्पत्ति हुई थी उस सात नामक यज्ञ से होती है। किससे? सात नामक यक्ष के पेड़ से इसकी उत्पत्ति होती है और जिस पर राजा सवारी करता है। तो ये दोस्तों कहा गया है एक किताब में जिसका नाम है कथा सरस सागर में कहा गया है ऐसा कि जो सातवाहन होते हैं तो सातवाहन की उत्पत्ति सात नामक यज्ञ से होती है और जिस पर क्या करते थे दोस्तों, जिस पर राजा सवारी करते थे। इसके बाद दोस्तों आता है अशोक का अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख में सातवाहन को सती पुत्र कहा गया है। जो अशोक का अभिलेख जो भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं तो वहाँ पर जब अशोक के अभिलेख दक्षिण में प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों दक्षिण में और सातवाहनों को सती पुत्र कहा गया है। ऐसा किसमें कहा गया है? तो ऐसा अशोक के अभिलेख में कहा गया है। और अगर हम दोस्तों बात करें कि सातवाहनों की जाति कौन सी थी, आखिर जो सातवाहन थे किस जाति के थे, तो दोस्तों इनको पुराणों में और विद्वानों ने और इतिहासकारों ने ब्राह्मण कहा है। जो सातवाहन थे तो सातवाहन ब्राह्मण जाति की थी। ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा दोस्तों पुराणों में कहा गया है। जो अनेक विद्वान और निकल कर सामने आते हैं तो उन्होंने सातवाहनों को ब्राह्मण कहा है और जो अन्य इतिहासकार होते हैं तो उन्होंने भी सातवाहनों को ब्राह्मण कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि अगर सातवाहनों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सातवाहनों का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों सातवाहनों का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र था, जो इनका क्या था, जो इनका व्यापारिक नगर था। तो जो भी दोस्तों महाराष्ट्र था तो सातवाहनों का आखिर क्षेत्र दोस्तों दक्षिण भारत था। सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है
जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पर सातवाहनों ने राज किया है। यहीं पर सातवाहनों का दोस्तों एक प्रकार से शासन था। और अगर हम दोस्तों बात करें कि सातवाहनों की उपाधि क्या थी, है ना? सातवाहनों ने कौन-कौन सी उपाधियाँ धारण किया था, इसके बारे में दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि सातवाहन शासक थे, तो उन्होंने कौन-कौन सी उपाधियों को धारण किया था, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम दोस्तों इसकी उपाधि की बात करें तो इनको दक्षिणाधिपति कहा जाता है और त्रिसमुद्राधिपति कहा जाता है, तिसमैतोपति वाहन कहा जाता है और पुराणों में इनको आंध्रभृत्य कहा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार की उपाधि से सातवाहन शासकों को नवाजा गया है। ये दोस्तों एक प्रकार से उस समय की बहुत बड़ी उपाधियाँ होती थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम उपाधियों को देख कर के और यह दोस्तों इस अनुमान को लगा सकते हैं कि सातवाहन शासकों ने बहुत संघर्ष किया होगा और इन्होंने एक प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा। इसीलिए इनको इस प्रकार की जो उपाधियाँ प्राप्त हुई है, क्योंकि दोस्तों राजा के लिए उपाधि प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। राजा जब जब कोई महान कार्य करते हैं, कोई एक बड़ा कार्य करते हैं, तभी उनको एक बड़ी उपाधि से नवाजा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सातवाहन शासकों को इस प्रकार की उपाधि मिलना एक प्रकार से यहाँ पर यह दिखाता है कि इन्होंने अपने राज्य को, अपने शासन को एक प्रकार से बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया होगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की उपाधि से इनको नवाजा गया है। इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं, इनकी राजधानियाँ क्या थी? है ना? सातवाहनों की राजधानी क्या थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सातवाहनों की राजधानी थी धानकटक या धरणीकोट और बाद में इनकी जो कैपिटल थी, तो बाद में इनकी कैपिटल थी दोस्तों प्रतिष्ठान। तो आपको याद याद रखना कि सातवाहनों की जो राजधानी थी, वो वास्तव में प्रतिष्ठान थी। क्या थी? प्रतिष्ठान थी। तो सातवाहनों ने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान बनाया था। और दोस्तों नानाघाट और नासिक अभिलेख में इनके राजाओं की सूची प्राप्त हुई है। तो अगर हम दोस्तों सातवाहनों की एक प्रकार से सूची की बात करें, सातवाहनों के जानकारी की बात करें, तो सातवाहनों की जो जानकारी मिलती है दोस्तों नानाघाट अभिलेख और नासिक अभिलेख से राजाओं की सूची मिली है कि दोस्तों यहाँ पर सातवाहन शासकों ने यहाँ पर राज किया था। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं सातवाहनों का राजनैतिक इतिहास। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखा कि सातवाहनों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका एक प्रकार से विकास कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या होता है और इनकी जाति कौन-सी थी, इन्होंने कौन-कौन से एक प्रकार से कार्यों को किया, कौन-कौन से प्रकार के इन्होंने उपाधियों को धारण किया था, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि सातवाहनों की राजनैतिक इतिहास क्या है ना? अब हम दोस्तों बात करेंगे कि सातवाहनों का एक प्रकार से राजनैतिक इतिहास क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सातवाहनों को पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 7 पॉइंट में सातवाहनों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। शासकों के बाद दोस्तों साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे कि आखिर सातवाहनों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया। सातवाहनों ने एक प्रकार से शकों से संघर्ष कैसे किया, क्योंकि दोस्तों सातवाहनों के टाइम पर शकों का भारत में आक्रमण होता है। उसमें से दोस्तों जो शकों की शाखा थी, जिसका एक प्रकार से लीडर नहपान था, तो वो एक प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आक्रमण करता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे, आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे और कला और साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम पूरे सातवाहन वंश को ये 7 टॉपिक में समझने वाले हैं कि दोस्तों देखो, किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी वंश को समझने के लिए एक प्रकार से वहाँ पर कि दोस्तों आपको भौगोलिक स्थिति मालूम हो, वहाँ की राजनीतिक स्थिति मालूम, तभी आप एक प्रकार से किसी वंश, जाति या धर्म को समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों आपको किसी वंश को समझना है, तो एक प्रकार से आपके सामने वहाँ के शासकों के बारे में नॉलेज हो और साम्राज्य विस्तार दोस्तों उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया, उनके समय पर कौन-कौन सी घटनाएँ हुईं, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और कला और साहित्य। इसके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप कंप्लीट किसी भी राजनैतिक वंश के बारे में आप पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं शासकों के बारे में। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपको सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए हैं, तो उसके
बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको पढ़ाएँगे कि आखिर सातवाहन वंश के कौन-कौन से शासक हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट उसके बारे में आपको बताएँगे कि आखिर दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों की बात करें, तो अगर हम दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों की बात करें, तो शासकों में दोस्तों आता है सेमुक। ये जो दोस्तों सेमुक था, यही संस्थापक होता है। यही सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? तो सातवाहन वंश की स्थापना करता है सेमुक। उसके बाद दोस्तों आता है कृष्ण। ये कृष्ण कौन था? तो दोस्तों कृष्ण जो था ये सेमुक का भाई था, है ना? ये सेमुक का भाई कृष्ण आता है। उसके बाद दोस्तों सातकर्णी प्रथम आता है। सातकर्णी प्रथम दोस्तों कौन था? ये कृष्ण का पुत्र था सातकर्णी प्रथम। उसके बाद दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था? सातकर्णी प्रथम का पुत्र था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और उसके बाद आता है दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलमामी। और वशिष्ठी पुत्र पुलमामी के बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। तो दोस्तों ये कुछ और शासक हैं। यहाँ पर जो यज्ञश्री सातकर्णी होती हैं, ये सातवाहन वंश के अंतिम शासक होती हैं। और यही दो दोस्तों महान शासक होते हैं जहाँ तक सातवाहन वंश टिका हुआ था। और यज्ञश्री सातकर्णी के जाने के बाद सातवाहन वंश दोस्तों पत्ते की भांति बिखर जाता है और यहाँ पर एक प्रकार से नए वंश का उदय होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों कंप्लीट इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर हम दोस्तों कृष्ण की बात करें, तो कृष्ण कौन था? तो कृष्ण दोस्तों सेमुक का भाई था और इसने सातवाहनों की गद्दी पर 10 वर्षों तक इसने राज किया है और ऐसा नासिक अभिलेख में लिखा हुआ है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की। दोस्तों अगर हम बात करें सातकर्णी प्रथम की कि सातकर्णी प्रथम का दोस्तों इतिहास क्या है और सातकर्णी प्रथम ने एक प्रकार से अपने वंश के लिए कौन-कौन से कार्य किए हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये सेमुक का भतीजा और कृष्ण का पुत्र था और दोस्तों सातवाहनों में ये सबसे शक्तिशाली होता है। एक प्रकार से दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश के बारे में बहुत कुछ दोस्तों इसने एक प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया और अपने शासन को एक प्रकार से संगठित किया। और संगठित करने के साथ-साथ इसने अपने शासन को एक प्रकार से मजबूत कड़ी में बाँधने का प्रयास किया था। कौन? सातकर्णी प्रथम ने। और दोस्तों सातकर्णी प्रथम को दक्षिण का स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको सातकर्णी प्रथम को दक्षिण का स्वामी कहा जाता है। मतलब कि इसने जब भी ये राजा रहा होगा, तो इसने दक्षिण भारत तो इसने दोस्तों दक्षिण भारत को जीत लिया होगा। इसीलिए सातकर्णी प्रथम को दक्षिण का स्वामी कहा जाता है। और इसका जो दोस्तों विवाह होता है, वो अमी वंश की राजकुमारी होती हैं, उनका नाम होता है नयनिका। तो नयनिका से सातकर्णी प्रथम का दोस्तों विवाह होता है और दोस्तों जो नयनिका होती है ना, बहुत तेज दिमाग की होती है और यही एक प्रकार से शासन व्यवस्था को संभालती कौन? नयनिका। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो दोस्तों सातकर्णी प्रथम थे, तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध और 2 राजसूय यज्ञ करवाए। दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है। सातकर्णी प्रथम ने अपने जीवन काल में या अपने शासन के काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 2 राजसूय यज्ञ करवाए थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि रानी नयनिका का जो अभिलेख है, इसमें दोस्तों इसको शूरवीर कहा गया है और दक्षिणाधिपति कहा गया है और अपहर्तिहत चक्र कहा गया है और दोस्तों सातवाहनों में ये सबसे शक्तिशाली इसको कहा गया है। दोस्तों जो इसकी पत्नी का अभिलेख होता है, क्योंकि इसकी पत्नी दोस्तों पढ़ी लिखी थी और एक प्रकार से बहुत तेज दिमाग की होती है। तो इसकी पत्नी ने जब दोस्तों अपने राज के काल में और बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण करवाया था। उसमें से उसके अभिलेख में दोस्तों सातकर्णी प्रथम के बारे में जो जानकारी मिलती है और सातकर्णी प्रथम के बारे में उसमें जो सातकर्णी को बताया गया है, बहुत शूरवीर भी बताया गया है। शूरवीर के साथ-साथ उसको एक प्रकार से दोस्तों दक्षिणाधिपति कहा गया है। तो ये दोस्तों एग्ज़ाम में पूछता है कि सातकर्णी प्रथम को दक्षिणाधिपति कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो वह दोस्तों कहा गया है रानी नयनिका के अभिलेख में। और रानी नयनिका के अभिलेख को दोस्तों बोलते हैं नाना घाट का अभिलेख या रानी नयनिका का अभिलेख या नाना घाट का अभिलेख एक ही हैं। तो इसमें दोस्तों आपको एग्ज़ाम में और कन्फ्यूज़ करने के लिए दोस्तों आ सकता है कि रानी जो नयनिका का अभिलेख होता है, मतलब इसी को बोलते हैं नाना घाट का अभिलेख। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। दोस्तों बहुत ही महान राजा, बहुत ही शक्तिशाली राजा और एक प्रकार से सातवाहन वंश को ऊँचाइयों की ओर ले जाने में गौतमी पुत्र सातकर्णी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम दोस्तों बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी की, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन में
सातवाहन शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक होता है। दोस्तों एक प्रकार से गौतमीपुत्र सातकर्णी जो होती हैं, तो इन्होंने दोस्तों एक प्रकार से सातवाहन वंश के साम्राज्य को एक प्रकार से इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और यह दोस्तों बहुत ही महान शासक थी, क्योंकि दोस्तों इनके टाइम में क्या होता है कि इनके टाइम में दोस्तों छहरात वंश का विनाश किया था, और इन्हीं के टाइम पर दोस्तों शकों का आक्रमण होता है। दोस्तों पंजाब के रीजन पे और शकों की एक शाखा थी, वो निवास करती थी। उसमें से दोस्तों जो उसका शासक नहपान था, तो नहपान इसी के टाइम पर आक्रमण करता है। और जब दोस्तों नहपान आक्रमण करता है, तो वह शक शासक कौन था? तो शक शासक था नहपान। और नहपान दोस्तों आक्रमण करता है, और नहपान आक्रमण करती पराजित हो जाता है। दोनों के बीच युद्ध होता है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी शकों का अंत कर देती हैं। एक प्रकार से शकों को अपने साम्राज्य की सीमा के बाहर खदेड़ देती हैं, और दोनों के बीच में युद्ध होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो शक शासक नहपान होता है, उसकी पराजय हो जाती है। और दोस्तों ऐसा नासिक अभिलेख में बताया गया है। नासिक अभिलेख में दोस्तों बताया गया है, इस पूरे युद्ध का वर्णन नासिक अभिलेख में मिलता है। और नासिक अभिलेख में दोस्तों शकों के आक्रमण के बारे में बताया गया है, और उसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से और दोस्तों यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने और नहपान का अंत कर दिया था। तो यह जो घटना है पूरी, ये दोस्तों नासिक अभिलेख में बताई गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसने शासन के 24वें वर्ष में, जब ये राज कर रहा था, तो शासन के 24वें वर्ष में इसने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। तो पहली बार दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि दान देने का कार्य किसने किया था? तो पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देने का कार्य दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। और ऐसा दोस्तों नाना घाट अभिलेख में लिखा हुआ है। ऐसा नाना घाट अभिलेख में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान किसने दिया था? तो ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान सातवाहन वंश के शासकों ने दिया था। उसके बाद दोस्तों शासन के 18वें वर्ष, जब यह अपना राजकाल संभाल रहे थे, तो उसी टाइम पर शासन के 18वें वर्ष दोस्तों इन्होंने गुफागृह का दान किया था। इन्होंने गुफाओं को बनवाया था, और गुफाओं को बनवाने के बाद इन्होंने गुफागृह का दान कर दिया था। और इनकी अगर दोस्तों उपाधियों की बात करें, तो इनकी जो उपाधियां हैं, इनको दोस्तों पश्चिम का मालिक कहा जाता है, और प्रतिष्ठान का मालिक कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों पश्चिम का मालिक मालिक कहने के पीछे कारण क्या है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जहाँ तक इसका राज फैला हुआ था, तो वहाँ पर जो भी इसके राजकाल के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा था, तो वहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए तो इसको पश्चिम का स्वामी कहा गया है, और इसको दोस्तों प्रतिष्ठान का मालिक कहा गया है। तो प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए इसको प्रतिष्ठान का मालिक भी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों इसकी बात करें, तो दोस्तों यह अपने वंश का 23वां और राजा था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने साम्राज्य के किस नंबर के राजा थे? तो दोस्तों जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, ये अपने साम्राज्य के 23वें नंबर के राजा थे। तो ऐसा दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने वंश के 23वें राजा थे, है ना। 23वें राजा के रूप में इन्होंने शासन किया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बारे में, कि वशिष्ठिपुत्र पुलमावी दोस्तों कौन थे? तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी दोस्तों ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। ये बहुत ही महान शासक थे दोस्तों ये। तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी जो थे, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे, और इसने भी साम्राज्य का विस्तार किया। यह दोस्तों योग पिता का योग पुत्र था। इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि गौतमीपुत्र जो सातकर्णी थे, यह एक प्रकार से योग पिता के योग पुत्र थी। तो यहाँ पर योग पिता के योग पुत्र कहने के पीछे दोस्तों क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पर इतिहासकारों ने योग पिता का योग पुत्र क्यों कहा है? इसके बारे में अगर हम बात करें, तो दोस्तों इसके जो पिता थे, वो थे दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी, और पुत्र कौन था? तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो एक प्रकार से दोस्तों इसके पिता भी योग्य थे, और ये पुत्र भी योग्य था, दोनों योग्य थे। यहाँ पर दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी अपना एक प्रकार से कहराम मचा रखा था, है ना, भौकाल मचा रखा था। उसी प्रकार से जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी थे, वह भी एक प्रकार से दमदार थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों एक प्रकार से अपने टाइम के बहुत ही महान शासक, योग्य शासक थी। कौन थे? तो योग शासक थी। इसके बाद हम दोस्तों औरंगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसी के टाइम पर शकों और सातवाहनों का संघर्ष हो जाता। किसके टाइम पर? तो एक बार दोस्तों संघर्ष किसके टाइम पर होता है?
एक बार संघर्ष होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के टाइम पर। तो जब दोस्तों शकों से संघर्ष होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी का, तो उस समय गौतमी पुत्र सातकर्णी शक शासक नहपान को पराजित कर देते हैं और एक प्रकार से गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शकों का दूसरा संघर्ष होता है, शक और सातवाहनों का दूसरा संघर्ष होता है और इस समय दोस्तों पूरी कहानी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर शकों का राजा नहपान नहीं है, अब यहाँ पर शकों का राजा है दोस्तों कौन, रुद्रदामन। और रुद्रदामन दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली राजा था। एक प्रकार से दोस्तों इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत ही योग्य शासक था, योग्य के साथ साथ बहुत शक्तिशाली था, योद्धा था। तो यहाँ पर जो दोस्तों शकों का शासन होता है उसका नाम था दोस्तों रुद्रदामन। तो यहाँ पर होता है रुद्रदामन और सातवाहनों में दोस्तों होता है वशिष्ठिपुत्र पुलमामी। तो दोस्तों शक शासक रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र पुलमामी दोनों के बीच दोस्तों संघर्ष क्या होता है, दोनों के बीच संघर्ष होता है। जब दोनों के बीच संघर्ष होता है तो वशिष्ठिपुत्र पुलमामी दोस्तों 2 बार पराजित हो जाता है। कितनी दोस्तों एक प्रकार से शर्म की बात है कि इसी के पिता ने एक समय पर शकों को खदेड़ दिया था और इसी के पिता गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक प्रकार से शक शासकों को हराया था और इसी का पुत्र दोस्तों शकों से हार जाता है। एक प्रकार से सातवाहन वंशों के लिए, सातवाहन वंश के लिए बहुत ही दोस्तों दुख की बात है ना। दोनों के बीच संघर्ष होता है, आखिर 2 बार ये क्या होता है, 2 बार ये रुद्रदामन से पराजित हो जाता है। नो डाउट दोस्तों रुद्रदामन उस समय का बहुत ही एक प्रकार से योग्य और बहादुर शासक था। तो यहाँ पर जब ये 2 बार पराजित हो जाता है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच एक प्रकार से संधि हो जाती है ना। दोस्तों संधि के तहत क्या होता है कि यहाँ पर दोनों शासक अपने अपने राज्य में शासन और दोनों की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो जो दोस्तों शक शासक रुद्रदामन होता है वह अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और अपनी पुत्री का जो विवाह करता है वो वशिष्ठिपुत्र पुलमामी से कर देता है। और जैसे ही दोस्तों रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठिपुत्र पुलमामी से कर देता है, वैसे ही शकों और सातवाहनों के बीच एक प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। और ऐसा दोस्तों वशिष्ठिपुत्र पुलमामी के समय होता है कि दोनों के बीच आखिर पहले तो संघर्ष होता है, लेकिन जैसे ही संघर्ष रिश्तेदारी में चेंज हो जाता है, जैसे ही संघर्ष और मारकाट एक प्रकार से रिश्तेदारी में दोस्तों चेंज हो जाती है, वैसे ही दोनों के बीच में जो भी दूरियां होती हैं वह एक प्रकार से मैत्री भाव में परिवर्तित हो जाती हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें सातवाहन शासक की, जो सातवाहन शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमामी, उसने दक्षिणावर्ती परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। उसकी उपाधि थी, इसको बोलते थे क्या, इसको बोलते थे और दक्षिणापथेश्वर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सातवाहन वंश के अंतिम शासक के बारे में। तो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक होते हैं, सातवाहनों का अंतिम शासक था और इसने विदेशी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की सुरक्षा को किया था। तो जो जब दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी राजा होते हैं तो उस समय जब भी विदेशी और आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करते हैं तो जो यज्ञश्री सातकर्णी होते हैं वो एक प्रकार से भारत की सुरक्षा करते हैं। और इनके टाइम की जो महत्वपूर्ण घटना होती है, तो महत्वपूर्ण घटना दोस्तों क्या होती है कि इन्होंने दोस्तों चांदी की मुद्राएं चलाई थी। क्या चलाई थी? तो चांदी की मुद्राएं चलाई थी। और चांदी के साथ साथ दोस्तों सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राओं का भी प्रचलन किया था। यह दोस्तों एग्जाम में भर भर के सातवाहन के टाइम पर क्वेश्चन आता है, सातवाहनों से क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि शीशे की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था। तो भारत में शीशे की मुद्राओं का प्रचलन एक प्रकार से सातवाहन शासकों ने किया था। तो यहाँ पर जो दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी होता है तो वह चांदी की मुद्रा चलाता है और यह अपने सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया था। अगर दोस्तों इसने अपने टाइम पर अपने सिक्कों पर जहाज के चित्र को अंकित करता है तो इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार होते हैं, तो उन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर एक दिमाग लगाया कि हो सकता है कि इसने जो भी विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से जहाज के माध्यम से, तो इसने एक प्रकार से उसको बढ़ावा दिया था। तो हमने दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो भी सातवाहन शासक होते हैं तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है।
तो दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में सातवाहन वंश के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, तो इसके बारे में दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों हम सातवाहन वंश को 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। पार्ट 1 में पूरे शासक होंगे, पार्ट 2 में इसकी अर्थव्यवस्था होगी, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनैतिक जीवन, मतलब इस सब के बारे में हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।